नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ सिखा कर जाने वाले हैं। आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीति को समझते हैं तो हम सब के लिए भी ये चुनाव बहुत कुछ कहते हैं या बहुत कुछ समझने का मौका देते हैं। निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला जीत गए हैं, लेकिन 2019 में जीत का मार्जिन था उनका, वो भी मेंटेन नहीं रख पाए हैं। तो इस चुनाव से इनेलो को क्या सीख मिलती है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव से 14-15 हजार वोट फालतू लिए हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद और सरकार का इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद, जननायक जनता पार्टी का साथ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को वहां पर चुनाव नहीं जितवा पाई है। भले ही 6000 वोटों से हारे हों, लेकिन हार तो हार है। अगर वो इस उपचुनाव में जीतते तो निश्चित तौर पर उनका डंका बजता और वो ये कह सकते थे कि सरकार के जन कल्याणकारी कामों पर इन्होंने मोहर लगा दी है। लेकिन अब वो ये बात भी कहने की सूरत पे नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि किसान आंदोलन का कोई प्रभाव हरियाणा में नहीं है। इसके अलावा वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज बढ़े हैं। आपने पिछले उनके अगर बयानात पढ़े हो तो उसमें वो कहते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, भले ही हमें 40 सीटें आई हों, लेकिन हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसमें नया नया कैंडिडेट आया हो और उसने आते ही इतना बड़ा खेल कर दिया हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा गम है, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे बुरी हालत जो इस चुनाव में है और जिसको आत्म मंथन करना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की न केवल जमानत जब्त हुई है, बल्कि उनका वोट बैंक शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को गया है। अब प्रदेश में जो अगले चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो विकल्प है वो इनेलो नहीं है, वो जननायक जनता पार्टी नहीं है। उस विकल्प के तौर पर उन जो कांग्रेस है उसको देखा जा रहा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने वोट बैंक को, आप कभी भी इलाहाबाद हल्के में कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में नहीं रही और उनका जो वोट है घटकर इतना आ गया। अगर पवन बेनीवाल की जगह भरत सिंह बेनीवाल लड़ रहे होते तब क्या होता? अगर अगर इसका साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस ने यह चुनाव एकजुट होकर नहीं लड़ा। कांग्रेस ने इस चुनाव में विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को अपना दोस्त तक बताया और ये बहुत सारे फैक्टर इसमें काम किया है। और एक तरीके से, एक तो कुल्हाड़ी पांव पे मारी जाती है, यहाँ तो कुल्हाड़ी पे पांव मारा है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान इस चुनाव में देखने को मिला है। अब बात करते हैं पोल प्रेडिक्शन की, कि पोल प्रेडिक्शन क्या कह रहे थे। बहुत सारे साथियों ने इस पे एग्जिट पोल दिखाए हैं और सबका जो मोटा मोटा निचोड़ ये था कि 20+ तो सारे जीत मानकर ही चल रहे हैं। शशि रंजन जी से बात हुई थी, 15+ वो बता रहे थे। जो डॉक्टर नवीन रमन जी हैं, पोल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, 15+ वो भी जा रहे थे। बाकी सब लोग भी, जितने भी हरियाणा के दूसरे साथी हैं यूट्यूबर, सब 15+ जा रहे थे। मैंने ऐसा कोई सर्वे इलाहाबाद में नहीं किया, इवन मैं उस चुनाव में शिरकत भी मैंने नहीं की। सिर्फ दूर बैठकर देखता रहा और पता करता रहा कि क्या वहाँ पर चल रहा है। इसलिए पोल प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन जितने भी पोल प्रेडिक्शन थे सारे के सारे इस चुनाव में ध्वस्त हो गए हैं। कोई किसी का पोल प्रेडिक्शन नहीं चल पाया है। और एक जो सर्वे के लिहाज से है या पोल प्रेडिक्शन करने की बात है, उन लोगों के लिए भी ये आत्म मंथन का समय है कि क्या वो बागड़ी बेल्ट की जो नब्ज है उसको ठीक तरीके से नहीं पकड़ पाए। क्योंकि जब हम किसी बीमारी को लेकर किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो नब्ज देखता है हमारी और फिर बीमारी बताता है। जो पोल प्रेडिक्शन करना है या डाटा एनालिस्ट का जो काम होता है, कहीं ना कहीं उसको, उस चीज़ को समझने में उनसे भूल हुई है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? आप भी जरूर लिखें। इसके साथ ही मैं अब आपकी बात दोबारा से डॉक्टर नवीन रमन जी के पास हम चलेंगे, जिनसे हमने पहले भी बात की थी। और इस चुनाव के बाद इन सारी पार्टियों पर क्या असर होगा और हरियाणा की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा, इस पर उनके विचार सुनते हैं। डॉक्टर नवीन रमन को सुनाने से पहले मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप जरूर कमेंट करें दोस्तों कि इस जीत को, जो इलाहाबाद की जो चुनाव है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसका किस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। आप अपने ज़रूर कमेंट करना। अब सीधा हम चलते हैं डॉक्टर नवीन रमन जी के पास, जिन्होंने इस पूरे इलाहाबाद चुनाव पर नज़र बनाए रखी। वहाँ पर उनका सर्वे भी हुआ और उस सर्वे के नतीजों में क्या गड़बड़ हुई, इस दौरान किसका वोट कहाँ शिफ्ट हुआ और बाकी सारी राजनीतिक बातें डॉक्टर नवीन रमन जी से हम करते हैं।
नमस्कार डॉक्टर साहब, इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सारी जो पोल प्रेडिक्शन है वो ध्वस्त हो गई है। जैसे भारत की टीम T20 में खेल रही है ना, तो सारी पोल प्रेडिक्शन ध्वस्त हो गई। ऐसे ही इलाहाबाद के उपचुनाव में जो सोचा था बिल्कुल अलग अलग से चुनाव परिणाम है। तो पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा आपका मैं, क्योंकि 20+ पे तो बात अटक गई थी पिछली बार आके। ये क्या हुआ क्या एक्चुअली? नमस्कार धर्मेंद्र जी, ठीक कह रहे हो। जो प्रिडिक्शन थे, जो चुनावी सर्वे थे या जो आकलन था, उसके एकदम उलट ही गया है लगभग चुनाव परिणाम जी। और इस परिणाम के साथ हमारे जो अपने आकलन थे, जो प्रिडिक्शंस थी, वो पूरी तरह फेल ही हुई हैं, एक तरीके से ही कह सकते हैं जी। कि एक जो अंतिम समय में भी एक लास्ट 10-15 हजार वोट ऐसा था जो रास्ता दे ही नहीं रहा था किसी भी तरीके से। हमारे संशय में भी था, पर ओवरऑल हमारा प्रेडिक्शन ये था कि भाई किसान आंदोलन की वजह से ये 15 हजार के करीब ये जो वोट गोलमोल बात कर रहे हैं, ये बीजेपी को शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे किसान कम्युनिटी से थे। अच्छा। एक तो दूसरा ये हमारा प्रेडिक्शन इसमें गलत गया कि, और दूसरा ये कि चुनाव होने के बाद जैसे ही इलाहाबाद से हमने अपने सोर्सेज से बात की, तब ये बातें आने लगी थी कि भरत सिंह बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ दगा करते हुए अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवाया। ये बड़ा हैरानी वाली बात थी कि जो कांग्रेस आज के दिन हरियाणा में बीजेपी का सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभर रही थी, उसके भीतर घात ने उसे कैसे आत्मघाती बना दिया है। ये मूलतः बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि किसान आंदोलन का बड़ा श्रेय कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा था और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि वो सत्ता से भले ही दूर रहे, पर आपसी रड़क मेटना वो बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। तो कांग्रेस ने अपनी कांडा निकालने वाली पद्धति को यहाँ भी जारी रखा, वो जिन चुनाव में भी था, यहाँ भी था। मतलब कांग्रेस एकजुट होकर कभी नहीं लड़ेगी, ये उसने यहाँ भी सिद्ध कर दिया है। और कांग्रेस के इनेलो बारे ने में इस डॉक्टर साहब चुनाव कहा को, भी जाता है कि कांग्रेस को कोई नहीं हराता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। हाँ मतलब कांग्रेस ने यहाँ अपने कैंडिडेट की जमानत जब्त करवा दी और वो वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवा दिया। मतलब आप आने वाली कांग्रेस के भविष्य पे कालिक पोतने का काम कर रहे थे जी। आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कांग्रेस सत्ता में आए या कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखे। आपने तो एक तरीके से जो एक बड़े विकल्प के तौर पर कांग्रेस को लोग हरियाणा में देख रहे थे, तो उन उम्मीदों और सपनों को भी तोड़ने का काम किया है। अच्छा मतलब डॉक्टर साहब, आप आपकी मैं कूप से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सिख बाहुल्य बेल्ट थी, जिसमें इस बार ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर अभय चौटाला अच्छी खासी लीड लेकर निकलेंगे और उन गांवों में ये बैनर पोस्टर भी लगे हुए थे कि भाजपा के कैंडिडेट आ नहीं सकते, उनका लठों से स्वागत होगा, वहां पर भी बीजेपी को अच्छा खासा वोट गया है। इसके पीछे किस तरह की रणनीति देखते हैं, या क्यों ये वोट जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हो पाया? देखिए, लोकतंत्र में जैसे ही आप लठ से किसी चीज को रोकने की कोशिश करेंगे, तो एक्शन का रिएक्शन होना स्वाभाविक था जी। उन गांवों में बीजेपी को अदर कास्ट ने कम वोटें दी जहां बीजेपी का विरोध नहीं हुआ था। जी। जहां जहां बीजेपी को इस तरीके से जबरदस्ती, देखिए विरोध करने का अपना एक शांतिपूर्ण तरीके का ढंग होना चाहिए। इस तरह बैन, लोकतंत्र में आप बैन कैसे लगा सकते हैं? आप विरोध कीजिए, विरोध का आप लोकतांत्रिक अधिकार है। पर जैसे ही ये अति हुई तो एक्शन का रिएक्शन वहां दिख रहा था। दूसरा, वहां के वोटों को गुरनाम चुडूनी ने कंफ्यूज कर दिया, गोलमोल बात करके कि इसको मत देना, उसको मत देना, इसको मत देना। उससे थोड़ा कंफ्यूजन हुई और ध्रुवीकरण होने में आसानी हुई। हुड्डा साहब भी वहां पर कांडा साहब को मित्र बता के आए थे अपना, मित्र बता के गए और पवन को पवन बोला, बाकियों को जी लगा के संबोधित किया और ये कहा कि मेरा पुराना मित्र है गोपाल जी, अपने मित्र हैं। तो उससे भरत सिंह को भी साफ हो गया था और कांग्रेस के वो वोटर जो मैं पवन को वोट नहीं डालना चाहते थे, उनको इशारा मिल गया कि गोविंद को वोट डालना है। दूसरा आप अगर देखें कि जो जिन जिन वोटों पे अब भारतीय जनता पार्टी के 14-15 हजार वोटों का गेन किया है उसने पिछले चुनाव के मुकाबले, तो हालांकि लोकतंत्र में जीत तो एक वोट की भी होती है, लेकिन जो वोट प्रतिशत है
वो काउंट किए जाएंगे। बीजेपी के लिए तो ये चुनाव, उसने तो अगर ये सीट हारी भी है तो उनके पास तो ऑलरेडी पहले भी नहीं थी, तो वो नहीं, बीजेपी को ये चुनाव बीजेपी किसी एंगल से नहीं आ रही। इतना विरोध, इतना सब चीजें होने के बाद किसी एंगल से नहीं कह सकते कि ये चुनाव बीजेपी हारी है। बीजेपी बिल्कुल नहीं हारी है, यहाँ बोलते कांग्रेस हारी है जी। और इनेलो ने लापरवाही बरती है आखिरी के 3 दिनों में, जो ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें लेकर डूबा है। अति उत्साह में चीजें ढीली छोड़ दी गई थी आखिरी के 3 दिनों में। वो जो 15-20 हजार का मार्जिन उन्होंने स्थायी मान लिया था, जबकि राजनीति और वोट वाली राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती। आपको चीजें लगातार निरंतर बनाए रखनी पड़ती हैं, अपने आप कोई चीजें बनी नहीं रहती। अच्छा डॉक्टर चीजों साहब, में जैसे राजनीति में है ना वहम बने रहते हैं। जैसे अब जी, भाजपा को ये वहम बना रहेगा कि थोड़ा सा जोर और लगाते ना तो जीत जाते। हाँ इन लोगों को ये लगेगा कि थोड़ा और जोर लगाते तो वो पिछला मार्जिन कायम रख सकते थे। जननायक जनता पार्टी को ये वहम रह जाएगा कि यार टिकट हम ले लेते और हमारा कप्तान उतार देते तो हम जीत जाते। तो मतलब इस चुनाव में वहम तो सबके बचे ही रह गए। देखिए ऐसा है, वो तो वही बात है ना, आप कितना ही देखिए, अपनी तरफ से सबने मैक्सिमम पावर लगाई हुई थी और लापरवाही हर चुनाव में आदमी कितनी ही कोशिशें कर ले, एक लापरवाही कहीं ना कहीं, चाहे वो सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला, दोनों तरफ से होती हैं। कभी ये मनुष्य स्वभाव भी होता है और हर चुनाव में कुछ लापरवाहियां रह जाती हैं। कुछ कई बार तो ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक नहीं है, इसलिए चलो ज्यादा कोशिश नहीं करते। कई बार आदमी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम तो 15-20 हजार से जीते पड़े हैं, तो 2-4 हजार से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो लूज दोनों तरीके से होता है। पर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं और कांग्रेस ने तो एक दूसरे का मतलब, आपने कांग्रेस बीजेपी को, भाई आज के दिन विपक्ष कौन है, कांग्रेस ही है। बीजेपी को सबक सिखाने के बजाय आपने अपने कैंडिडेटों को सबक सिखाना ठीक समझा। ये कांग्रेस ये कांग्रेस की तो देखिए, पहचान ही है। आप कांग्रेस के दो धुरंधर नेता भरत सिंह और पवन सिंह बेनीवाल के क्षेत्र में बीजेपी का बहुत बड़ी संख्या में वोटों का लेना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस फिर आगे भी यही काम करेगी। मतलब आपके जो 4-5-7-10 नेता हैं, वो इसी तरीके से एक दूसरे को कमजोर करते रहेंगे और कांग्रेस को भी कमजोर करते रहेंगे। मतलब आप कांग्रेस को बीजेपी के विकल्प के तौर पर हरियाणा में उभरने नहीं देंगे। अगर यही हालात रही तो बीजेपी अगली बार भी नहीं रुकने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पिछली बार हमने पोल एनालिसिस पे बात की थी, तो ये जो पोल एनालिसिस होते हैं इन पर जो कहते हैं कि आज मैं हमेशा कई बार बोलता हूँ अपने वीडियो में ताकि लोगों में जागरूकता है कि हमें नेता तो महात्मा गांधी जैसा चाहिए होता है, लेकिन वो चुनाव अंबानी जैसा लड़े। चुनाव बहुत महंगे हो गए। तो इसमें जो धन का जो प्रचलन चलता है लास्ट के दिन में, जो जिसको कहते हैं ये कयामत वाली रात है, तो वो जो सारे आपके पोल एनालिस्ट है या जो आपका जो सर्वे है, क्या वो धन बिगाड़ता है क्या रात वाली जो स्टेज में आता है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये खाली ये कहना कि जनता ही पैसे लेके वोट देती है, ये भी एक तरीके से जनता के साथ अन्याय ही है। जी। जनता ये भी समझती है कि नेता भी खूब पैसा कमाते हैं, मोटा माल कमाते हैं, उनके साथ घूमने वाले मोटा माल कमाते हैं, तो साले हम बेवकूफ हैं क्या? हम्म। जनता ये मान के चलती है कि जब सब लूट रहे हैं तो हम बेवकूफ क्यों बने। हमें तो वैसे भी हमारे हितों के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता है, दिहाड़ी भरनी पड़ती है। हर हर रोज का संघर्ष है उनका। जी। नेताओं का तो चलो 5-10-15 दिन का संघर्ष होता है, जनता का डेली का संघर्ष है। और क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो पैसा दे रहा है ना, वो उन्हीं की लूट का हिस्सा, उन्हें कुछ हिस्सा दे रहा है। वो कोई अपने घर से नहीं दे रहा, उसने वो पैसा जनता के खून पसीने में से ही लूटा हुआ होता है। तो वो कोई अलग से रॉबिन हुड वाला टाइप का कॉन्सेप्ट रॉबिन नहीं हुड है। नेता तो होते नहीं अब। हाँ, तो अब ये देखिए ना, जो पैसा ऊपर से चलता है तो बीच में जो सप्लायर होते हैं वो भी सब कट मारते हैं, तो नीचे तक जाते जाते वो कम हिस्सा वैसे ही रह जाता है। आखिरी दिन वोटिंग, ये पहला चुनाव भी था जिस दिन वोटिंग के समय भी खरीद फरोख्त चलती रही। हम्म। मतलब पहली रात को होता है। ये हुआ क्या कि कुछ जगह एक पार्टी ने कमिटमेंट किया कि हम दे देंगे, वो आया नहीं, तो दूसरी पार्टी वालों ने बुला के वो कमिटमेंट पूरा करके अपने में वोट डलवाए। मतलब वोटिंग के समय लोग 1.5-1.5 घंटा वेट करते रहे कि वो आए क्यों नहीं, ठेकेदार जिन्होंने हमें पैसे का हाँ, जिम्मेवारी ली थी कि मैं लोगों पैसा ने दूंगा। प्रदर्शन तक किए हैं कि हमारे पैसे। हाँ,
वो अब खाली ये कह देना कि जनता बिकाऊ है, ये मेरे ख्याल जनता के साथ अन्याय मतलब है, सारा क्योंकि पतन है तो नेताओं में भी पतन है, फिर पब्लिक में भी पतन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई एक छूता तो है नहीं, नेता भी तो इसी समाज का हिस्सा है, वो इसी समाज से निकल के वहां पहुंचे हैं, और जनता भी वो चुनते वक्त अपने प्रतिनिधि सही तरीके से नहीं चुनती। वो मुझे ही पता होता है कि लोग गालियां देते रहते हैं कि गंदा है और ये है वो, फिर भी वोट देते रहते हैं। तो ये दोनों तरफ से एक कह सकते हैं कि कमियां दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं कह सकते। है। जननायक जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ झोंक दिया था कि अभय चौटाला को हरा के ही रहना है, लेकिन अभय चौटाला हार तो नहीं पाए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी जीत भी नहीं मिली, तो क्या उनके लिए संतोषजनक स्थिति है जसपा के लिए? देखिए, बीजेपी और जसपा दोनों के लिए ये तो है कि पिछले वाला मार्जिन भी नहीं वो कर पाए, पर उस पिछले वाले मार्जिन में देखिए, ये जो वोट बीजेपी को बढ़े हैं, ये ज्यादा वोट कांग्रेस से घट के आए हैं उसकी तरफ। इसमें 3-3.5 हजार वोट में हमारे सर्वे के हिसाब से इनेलो के हैं, बाकी सारे वोट ये कांग्रेस से शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। क्योंकि 30 के आसपास कांग्रेस का एक वोट बैंक है वहां, जो हर समय स्थायी रहता है। वो 10,000 के आसपास का वोट बैंक कांग्रेस से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। इसमें 3,000, हाँ, ये 3,000 वोट जेजेपी ने इनेलो के तोड़े। मतलब जेजेपी ने डेंट 3,000 का मारा है, बीजेपी ने कांग्रेस को 10,000 का डेंट मारा है सीधे। अब वो बीजेपी ने मारा है या कांग्रेस वाले नेताओं ने ही अपने नेता को 10,000 का डेंट मारा है, वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अगर इसी इसी पैटर्न पर चुनाव लड़ेगी तो क्या मैसेज जाएगा कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस आज के दिन और हरियाणा में डैमेज हुआ है कांग्रेस का। जी। अच्छा, ये जो पवन बेनीवाल का भाजपा से कांग्रेस में आना और कांग्रेस में आते ही उपचुनाव जैसे चीज में उतरना, क्या उनका ये गलत फैसला नहीं था? देखिए, राजनीति में गलत आज के लिहाज से तो गलत था ही था। उन्हें ये लग रहा था कि उपचुनाव में टिकट नहीं, उन्हें ये लग रहा था कि मुझे ठीक ठाक वोट मिल जाए। उन्हें ये अंदेशा कभी नहीं था कि ये कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी में ये कांग्रेस से बेहतर चीज है कि वो आपस में राजनीति में देखिए व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा सब जगह होती है, और कांग्रेस में तो वो इतनी हद से ज्यादा नकारात्मक होती है कि भले ही कांग्रेस सीट हार जाए, वो उन्हें कोई गिला नहीं होता। बीजेपी में ये में होता कोई है कि हराने की कोशिश नहीं करता किसी को। हराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बीजेपी में ये है कि जिस किसी के बारे में अगर ये पता चल जाए कि वो भरसक प्रयास किया उसने हरवाने का, तो उसका पत्ता साफ कर देती है बीजेपी। लेकिन ऐसा ऐसे सुनने में आता के है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई मंत्रियों को हरवाया और उनके ही नेता ने हरवाया, ऐसे आरोप लगते रहे। देखिए, ये कहने की बातें होती हैं, उनकी दिली इच्छा थी, और किसी के हरवाने से कोई कहाँ हार सकता है। इतने बड़े नेता भी नहीं वो थे कि कितना प्रभाव हाँ, डाल वो इतने जो नेता हारे हैं उन क्षेत्रों में हरवाने की इच्छा रखने वाले नेताओं का अस्तित्व ही क्या है। मतलब उनके कहने से वहां कोई कैसे वोट दे सकता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत इलाहाबाद जैसे आपने वहां सर्वे के लिए आप रुके, इतना दिन देखा, तो ये तो बात आप मान गए होंगे कि ये जो बागड़ी बेल्ट है ये थोड़ा अलग अलग मिजाज का शहर है, ये अलग मिजाज के लोग हैं थोड़े से। नहीं नहीं, देखिए, पूरा क्षेत्र घुन्ना टाइप का तो है ही, और जब आदमी घुन्ना हो, वो बोलते हैं ना कि जब घुन्ना आदमी की तो तय तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि आंखें मिला के जब जी। हाँ, क्योंकि मतदाताओं से जब हम बात कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो वो आंख नहीं मिला रहे थे। अच्छा। और जब आंख नहीं मिला रहे हो और खुल के बोल नहीं रहे हो, तो ऐसे मतदाताओं की आखिरी तह में जाना, और ये हमें एक मुहावरे भी थे, कई अलग तरह के लोगों ने वहां सुनाए भी, यहाँ टीवी में बताने लायक नहीं है। अच्छा। पर ये था कि भाई इनका मन का भेद शायद से कोई ले नहीं, तो यूट्यूबर इसीलिए वहां फेल हुए, क्योंकि उनके जो मनोरंजन टाइप का मटेरियल देना होता है वो वहां के लोगों ने बिल्कुल ही नहीं अवेलेबल थे उस तरह का मनोरंजन पूरे देने के लिए। उपचुनाव में एक वीडियो किसी का वायरल नहीं हुआ। नहीं हुआ। जैसे बड़ौदा में आप देखना, किसी भी बुजुर्ग से बात करते थे, वही जो कुछ बोलता था वायरल होता था।
लेकिन इस हाँ पूरे उपचुनाव में किसी बागड़ी आदमी ने वीडियो वायरल नहीं हुआ कोई कि उसने अभय के बारे में कुछ बोल दिया हो, पवन के बारे में कुछ बोल दिया हो, कुछ नहीं बोले हुआ, ऐसा बहुत संभल के बोले। नहीं, एक दूसरा ये भी है कि भाई इस उपचुनाव के नतीजों से ये भी तय हो गया कि उधर का, खासकर बागड़ी बेल्ट में किसान आंदोलन को ज्यादा महत्व नहीं रखता नहीं। लेकिन अभय चौटाला जी ये के तो। तो, अभय चौटाला जी की इज्जत तो बच ही गई, क्योंकि बिल्कुल सांस फुला दिए थे एक बार तो। हाँ बिल्कुल सांस फूल गई थी। शुरुआती, मैंने जब आपसे शुरुआत में बात हुई, जब सिख बेल्ट पे जब ये चुनाव की गिनती शुरू हुई, तभी मुझे लग गया था कि वहां अगर 6000 से कम लीड है, मतलब आधी से कम रह गई थी, वहां 3000 से भी नीचे, तभी लग गया था। फिर दूसरा एक ये था कि भाई चलो दड़बा वाला क्षेत्र आएगा तो कम से कम पवन बेनीवाल ठीक ग्रोथ करता हुआ लगेगा, क्योंकि एक तो उसके अपने बेनीवाल गोत्र के वोट थे, हाँ हाँ। दूसरा कांग्रेस का वो क्षेत्र था, दो दो कांग्रेस प्रत्याशी वहीं उसी क्षेत्र से थे, तब उस क्षेत्र में भी कांग्रेस को बीजेपी से कम वोट मिलना, तब सही मुझे लग बात। गया था कि अब जमानत नहीं बचेगी। इलाहाबाद शहर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाँ। इलाहाबाद शहर में, और इनेलो ने जिन लोगों पे इलाहाबाद शहर को लेकर भरोसा किया था, वो लोग भी खड़े नहीं उतरे। अभी जैसे जिस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल चला रही है, उसको देखते हुए तो उनका हार जीत से ज्यादा इस चीज पे फोकस है कि जो किसान आंदोलन है उसका हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं। नहीं, ये तो बहम, फिर वो बहम वाली बात है कि हाँ। किसान आंदोलन का, असल में देखिए, अब किसान आंदोलन का असर आपको कुछ जिलों में ज्यादा दिखेगा। आप रोहतक, सोनीपत, कैथल, पानीपत, इन क्षेत्रों में ग्रामीण सीटों पर चुनाव करा के देख लीजिए, हम्म। बहम का भी इलाज हो जाएगा। ये कहना, अब जो पलवल साइड के, साउथ हरियाणा के किसान कहते थे कि हमें किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, वो डीएपी सरकार से उठा उठा के भाग रहे हैं। हम्म। तो वो देखिए, किसान आंदोलन के साथ कौन है कौन नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि किसानों के जो मांगे हैं वो जायज है कि नहीं है। सही बात। मैं, दोनों पे बात मेरा होगी। सवाल ये नहीं है कि आप आंदोलन का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, आप ये बता दीजिए कि एमएसपी की मांग, क्या किसानों की मांग गलत है? आप, सरकार खुद कहती है कि एमएसपी ऐसे ही है, बनी रही थी, है और रहेगी, मंडी थी, है और रहेंगी। फिर ऐसी स्थिति में सरकार को कानून बनाने में दिक्कत क्या है, जब सरकार जिस चीज की, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सारे, कृषि मंत्री से लेकर सारे मंत्री जिस चीज का दावा कर रहे हैं, वही चीज आप लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। अब जब इतनी सारी बातें मैंने आपसे पूछ ली हैं, इनेलो इससे क्या सबक ले सकती है इस चुनाव से? इनेलो को ये सबक लेने की जरूरत है कि केवल दुश्मन को प्रिडिक्शंस पे कमजोर मान के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको भाजपा। जमीनी, इनेलो को जमीनी स्तर पर और तैयारी की जरूरत है, केवल इसलिए कि किसान आंदोलन है और इन सब चीजों पे काल्पनिक या बाहरी चीजों के भरोसे आप यथार्थ के धरातल पर चीजों को समझने में भूल कर सकते हैं। ये, भाजपा क्या सीख और सकती है इस चुनाव से? भाजपा इस अहंकार में ना रहे कि इस चुनाव में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ओवरऑल हरियाणा में उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं। और कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस को कहना ना कहना बराबर ही है, क्योंकि वो अपनी हरकतों से तो बाज आएंगे नहीं आपस में, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही ये लगता है अब तो कि कांग्रेस चाहे गर्त में जाए पर एक दूसरे का कांटा निकालना बंद नहीं करेगी कांग्रेस ही। और जब तक कांग्रेस के साथ ये समस्या रहेगी, कांग्रेस कभी उभर भी नहीं पाएगी। और जननायक जनता पार्टी को ये वहम रह गया, उसका क्या किया जाएगा कि हम खड़े हो जाते कोई नहीं, जन, ऐसा है, जननायक जनता पार्टी का बहम तो जनता ही दूर करेगी, और वह ऐसी तसल्ली करेगी उसकी। ऐसा है, इस पूरे किसान आंदोलन के बाद किसी ने कुछ खोया है तो वो जेजेपी ने ही खोया है, ना कांग्रेस ने कुछ खोया है, ना ज्यादा बीजेपी ने खोया है, ना इनेलो ने खोया है। इस किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा जेजेपी ने खोया है। जमाल के कार्यकर्ता ने खुद कहा मुझे कि जेजेपी ने पहली बार गठबंधन किया था
हुआ, किसी मुद्दे की बात हुई, तब दुष्यंत चौटाला को अलग हो जाना चाहिए था। उस समय तक कोई दिक्कत नहीं। पर अब बात हद से ज्यादा चली गई है। अब हम खुद नैतिक तौर पर अपने आप में हीनता महसूस करते हैं कि दुष्यंत अभी भी वहीं बैठा है। अगर वो दुष्यंत उस समय इस्तीफा दे देते तो वो असल में देवीलाल के असली वारिस कहलाते। अब किसी हालत में नहीं कहलाएंगे। चलो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके जो पोल प्रिडिक्शन थे वो थोड़ा समीकरण बागड़ी बेल्ट में गड़बड़ा गए। उम्मीद करता नहीं हूँ वो कि जब अगला चुनाव होगा तो आप इस सर्वे में एक कॉलम और जोड़ेंगे कि जो लोग आंख मिलाकर बात नहीं करते वो सर्वे गड़बड़ा सकते हैं। बाकी नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे अब कांग्रेस वाले इतने, कांग्रेस बीजेपी को वोट गिरा देगी ये कैसे सोच सकते थे? हाँ, ये मतलब इसका कोई कॉलम नहीं बनाया जा सकता था। ये कैसे बन सकता है? मतलब कांग्रेस ही बीजेपी को वोट डलवाएंगे, इस ये आप आखिरी तक, और वोटर उसके कहने से वोट डाल देगा, ये आप बिल्कुल अंतंग अंदाजा नहीं लगा सकते। वो उन्होंने डाल भी दिए। ये तो हमें अंदाजा था कि भरत सिंह बोलेगा, पर हमें लग रहा था कि किसान के मुद्दे पे हो सकता है वो बीजेपी को वोट ना दे, पर उनके कहने पे उन्होंने वोट दिया है। दंडवा क्षेत्र में अच्छी वोट आई है बीजेपी को जाटो। चलिए डॉक्टर साहब, सब अपने समय निकाला। चुनाव होते रहेंगे, पोल प्रेडिक्शन के और डाटा एनालिस्ट के हाँ, रूप में हमेशा सीखने को ही कुछ मिलता है। पत्रकारिता में हाँ भी जी, रोजाना कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो चुनाव जिंदगी है, तो चुनाव भी चलते रहेंगे। उम्मीद है लोग चुनाव का आनंद लेंगे, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र की खूबी है। यहाँ पे हार जीत होती रहती है। शुक्रिया, आपने समय निकाला।